राज्यों में चुनावी दंगल में उत्तर प्रदेश की सियासत सबकी निगाहों में बसी हुई है, क्योंकि कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के रास्ते ही दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचते हैं। और आज यूपी की 67 और उत्तराखंड की 69 सीटों पर मतदान हुआ। 4 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 60% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई। इस बीच तीसरे चरण के चुनाव के लिए भी प्रचार जारी रहा। यूपी में दूसरे चरण के चुनाव में आज 67 सीटों पर मतदान हुआ। एक बार फिर लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रामपुर और संभल से छिटपुट झड़प की खबरों के बीच आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। दूसरे चरण के मतदान के बीच यूपी में तीसरे दौर के लिए जोर शोर से प्रचार भी जारी रहा। कन्नौज में पीएम मोदी, बाराबंकी और रायबरेली में मायावती और उन्नाव में सीएम अखिलेश ने जनसभा को संबोधित किया। सभी ने प्रदेश की तरक्की के लिए वादों की झड़ी लगा दी और विरोधी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। जिम्मेवारी मेरी होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार बनते ही उनकी पहली मीटिंग में ही किसानों का कर्ज माफ करने का निर्णय मैं करा दूंगा। बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पाई है। और वहीं दूसरी तरफ सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा, जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है। रेडियो के बाद टीवी पे भी मन की बात, लेकिन बताओ साथियों, कोई जान पाया भारतीय जनता पार्टी के मन की बात? कोई नहीं जान पाया। और इतनी मन की बात करनी, अब हम पूछना चाहते हैं कि कब करोगे काम की बात? वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ललितपुर की रैली में यूपी को नंबर 1 क्राइम स्टेट करार दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। नेताओं के अपने अपने दावे हैं और सियासी पार्टियों के अपने अपने वादे। टीम न्यूज नेशन। तो यूपी का रण बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। पहले तमाम विश्लेषक के दावे कर रहे थे कि पहला जो चरण है उसके बाद हवा के शोर बहेगी, स्थितियां साफ हो जाएंगी, लेकिन अब वो भी यहां पर असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। हालांकि नेता जरूर अपने अपनी पार्टी के बड़े जीत के दावे ठोक रहे हैं। अगर आज की बात करें, दूसरे चरण की बात करें, तो 11 जिलों के 67 सीटों पर जो है मतदान हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसमें रुहेलखंड, वेस्टर्न यूपी की कुछ सीटें और सेंट्रल यूपी की कुछ सीटें आती हैं। और यहाँ पर जो अगर हम बात करें, दलित वोट बैंक और अल्पसंख्यक जो है उन्हीं के हाथ में सत्ता की चाबी है। तो इसी पर हम यूपी के रण के दूसरे फेज के इलेक्शन की यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं मनोज राय जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं। शायना एनसी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ेंगे। कमाल फारूकी हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मनोज राय जी, जीत का दम भर रहे हैं। अगर इस इलाके की बात की जाए, सबके जहन में जो सवाल आता है वो ये कि यहाँ पर अल्पसंख्यक और दलित और कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटों की तादाद जो है 50% तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसे में यहां पर कैसे प्रदर्शन की उम्मीद आपकी पार्टी लगाए बैठी है? और बीएसपी के खाते में तो कुछ वोट नहीं चले जाएंगे, ये लगातार एक सवाल बनकर घूम रहा है आपके ऊपर। देखिए, बीएसपी घबराई हुई है और इसलिए लगातार पत्थर वाली पार्टी की नेता वो जब चुनाव होता है तो सबसे पहले एक पत्र जारी कर देती हैं कि हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला, और अपनी हर रैली में कहती हैं कि हमको वोट दे दो, मैं इस बार पत्थर नहीं लगाऊंगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार नहीं बनाऊंगी, और तमाम इस तरीके की लोक लुभावन बात करती हैं। लेकिन वास्तव में पहले चरण के बाद जब हम बढ़त बना लिए थे, ये तो दूसरा चरण तो हमारा है, इसमें 34 सीट हम जीते थे 67 में, और इस बार 45 प्लस रहेंगे। लेकिन कहा जा रहा है ये हमारे यहाँ कई मंत्री हैं, विधायक।
इसमें कहीं कोई सेंधमारी भी हो सेंधमारी सकती नहीं हो रही है। सेंधमारी होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम तो कह नहीं रहे कि हमको आप वोट दीजिए। हम विकास के नाम पर, अखिलेश यादव जी के चेहरे के नाम पर, साइकिल निशान पर कांग्रेस के सहयोग से हम चुनाव में गए हैं। कतई सेंधमारी नहीं होनी है। जिनको डर है वो रोज प्रलाप कर रहे हैं कि हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट नहीं, दे रैलियों की दीजिए। तादाद में तो मुसलमान आपकी भी पूरी कोई कमी तरीके नहीं से है, हमारे देखिए। साथ खड़ा है। चलिए, आप कह रहे हैं कि आपके साथ जी। खड़ा है। शायना एनसी भी जुड़ गई हैं, आलोक जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, कमाल फारूकी साहब भी हैं। शायना एनसी जी, अगर आपके पास आऊं तो यहाँ पर ये जो दूसरा चरण है, इसके अधिकांश सीटें जो हैं उसमें कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी जो है अल्पसंख्यकों और दलित वोट बैंक के हाथ में नजर आती है। इस इलाके में अगर पिछला प्रदर्शन देखें तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन आपका नहीं रहा था। तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोग? हालांकि लोकसभा की हकीकत कुछ और थी, लेकिन आपको लगता है कि ग्राउंड जीरो पर पिछले विधानसभा से कुछ बेहतर कर पाएंगे आप? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हमने कर दिखाया है। मोदी जी के नेतृत्व में 2-3 चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने हमेशा एक स्थिर सरकार की बात की है, प्रगतिशील सरकार, और राजनीतिक दृष्टि से नेतृत्व जो हमेशा लैकिंग था वो आज इस देश में है। डिमोनेटाइजेशन के बाद भी सभी जनता जो जानती है, उनको पता है कि लक्ष्य क्या था और नीति नियत क्या है। भ्रष्टाचार खत्म होके टेरर फंडिंग कम होता है, ड्रग माफिया खत्म होता है। तो कहीं नहीं, ना कहीं आरएसएस का जो बयान था आरक्षण को लेकर, जो बिहार में भी आपके लिए गले की फांस बना था और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भी कमोबेश एक बयान आरक्षण के मुद्दे को लेकर आरएसएस की तरफ से आया, तो क्या वो मुश्किल का सबब बन सकता है उस इलाके में जहां पर एक अच्छा खासा परसेंटेज है पिछड़ों का? उसके प्रति मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि क्लैरिफिकेशन बिल्कुल दिए हैं, और कोई भी गलत अंदाज आप लगाना चाहें तो आप आपका विश्लेषण करते जाएं। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि एक तरफ आपके पास भ्रष्ट पार्टी है, दूसरे तरफ एक लॉलेसनेस, और तीसरे तरफ एक फैमिली ड्रामा। जो वो जानते हैं कि लोगों के हित में कोई भी पार्टी काम करने वाली है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। मैं मानती हूँ कि हर एक फेज़ में पैरामीटर्स अलग होते हैं, जात पात के समीकरण अलग होते हैं, लेकिन 2014 में जब लोकसभा में लोगों ने उत्तर प्रदेश में वोट किया तो वो जात पात धर्म के आधार पे नहीं, हर एक व्यक्ति ने मोदी जी को एक नेतृत्वशील नेता मानते हुए। सवाल ये भी है ना कि उस टाइम पे मोदी जी के खाके में जज करने के लिए कुछ नहीं था, अभी 2 साल का ब्यौरा उनको देना है। आलोक जी, सब के बीच में कांग्रेस कहाँ खड़ी? अगर पिछले ये जो रीजन है जिसके भी हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे 3 या 5 शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो सीटें थी यहाँ पर इस रीजन में कांग्रेस की। क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी जो है, आज किसी के साथ हाथ थामे चल रही है, किसी के पीछे चल रही है, ऐसा आपको लगता है? और इससे कितना फायदा आपको कम से कम इस रीजन में होगा? देखिए पिनाज जी, मैं समझता हूं कि 1989 के बाद से गठबंधन का दौर रहा है। क्या बीजेपी ने सपा के साथ सरकार नहीं बनाई, बसपा के साथ नहीं बनाई? क्या सपा और बसपा ने नहीं बनाई? क्या बीजेपी कमजोर थी? क्या बीजेपी आज गठबंधन में नहीं है? मैं समझता हूं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सपा जो है वो वहां पर उत्तर प्रदेश में हमसे बेहतर अवस्था में थी, इसलिए उनको ज़्यादा सीटें मिली, हमें कम सीटें मिली। आपके प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है कि क्या इन जो 2 फेजेस के चुनाव हुए हैं इनमें क्या फ़ायदा रहेगा, कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा? ये जो आज का भी फेज हुआ है इसके अंदर जो गठबंधन है, इसको अगर आप देखें तो लगभग 35 सीटें हमें पिछली बार मिली थी, और लगभग 8 सीटें हमने 2% कम वोट के मार्जिन से हारे थे, जबकि ना हम सपा के साथ थे ना सपा किसी और के साथ थी। तो 2% का मार्जिन क्लियर होने में मुझे लगता है कि आज वाला जो फेज हुआ है इसमें हम 45 से 50 के बीच में जीतेंगे, और बीजेपी दहाई के आंकड़े में नहीं जाएगी। जहां तक पहले फेज की बात है, इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन मैं कमाल फारूकी साहब को भी चर्चा में शामिल करूं। इसका जवाब भी मैं उत्तर प्रदेश नहीं, मैं अंतिम एक बात कहना चाहूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो जाट बहुल क्षेत्र था, और जाट जो है जो पहला फेज था उसमें पूरी तरह से उन्होंने या तो बीजेपी के कैंडिडेट को अपने गांव में नहीं घुसने दिया, या कमाल फारूकी साहब बीजेपी के खिलाफ वोट डाला। कमाल फारूकी साहब, यहाँ पर अगर बात करें जिस रीजन में आज दूसरे चरण में जिन जिन रीजन में वोट डाले गए हैं, वहां पर मुस्लिम वोट बैंक जो है एक अच्छी पकड़ रखता है, कई सीटों पर तो वही डिसाइडिंग फैक्टर भी हैं। आपको क्या लगता है, क्या एकीकृत होकर मुस्लिम समुदाय जो है वो खड़ा नजर आएगा, या कहीं ना कहीं तमाम जो दूसरे दल हैं, जो एक आशंका लगातार जताई जा रही है कि हर पार्टी में उसका वोट जो है बढ़ जाएगा और उसका फायदा हो सकता है बीजेपी को होता हुआ नजर आए? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये
क्लैरिफाई कर दूं कि जो मुस्लिम कोई वोट बैंक नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुसलमान हर जगह वोट देता है, अपने अपने हिसाब से देता है, कैंडिडेट के हिसाब से देता है, पार्टी के हिसाब से देता है। लेकिन इस मर्तबा क्योंकि मायावती जी ने बड़ी तादाद में मुसलमानों को एक जो उनकी जो कॉम्बिनेशन के हिसाब से, जहां उनकी आबादी अच्छी है और जहां कॉम्बिनेशन दलित के साथ में उनका हो सकता है, तो बहुत होशियारी से उन्होंने टिकट्स दिए हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि बड़ी तादाद के अंदर जो दलित और मुस्लिम और जो सेक्युलर फोर्स का जो वोट है वो बीएसपी को जाएगा। और हमें ऐसा लगता है कि बीएसपी की पोजीशन यहाँ से जो फर्स्ट फेज में स्ट्रांग हुई है उसके बाद और स्ट्रांग होनी चाहिए। अब बाकी तो वोट उसके अंदर जा चुके हैं। चलिए आपकी इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ एनके सिंह साहब के पास। कैलकुलेशन है वो यही बतलाती हैं। एनके सिंह जी, जो बीएसपी को सेकंड से भी अच्छा करना आपको लगता है कि डार्क हॉर्स यहाँ पे साबित होंगी। एनके सिंह जी, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं मायावती ने वोट बैंक का पूरा ख्याल रखते हुए जब अपने कैंडिडेट उतारे तो 100 मुस्लिम चेहरे उसमें आगे रखे और 1 साल पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा, तमाम पार्टियों से पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती थी। तो आपको लगता है उसका कुछ फायदा जो है वो ग्राउंड पे जब उनका कनेक्ट 1 साल पहले होना शुरू होगा, जब किसी को चुनाव की सुध भी नहीं थी, कुछ फायदा मिलेगा और एक छुपा रुस्तम निकल कर आएंगे जैसे कि कमाल फारूकी साहब कह रहे हैं? देखिए, अच्छा आपने वो किया, इस पॉइंट पे आ गई। हमारे पास 2 डाटाबेस हैं, एक 2012 का है, 2014 का है। 2014 में ये इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने काफ़ी अच्छा किया था, 2012 में वैसा नहीं कर पाई थी। लेकिन यही बीजेपी है 2014 में इतना अच्छा करके बिहार में चुनाव हार जाती है। तो इसलिए उस दोनों डाटा को अगर आप देखेंगे तो दोनों डाटा से आपको कोई डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो आपने अच्छा किया कि ये क्वेश्चन किया कि डार्क हॉर्स कौन होगा। दरअसल कोई वेव जब नहीं रहता है, और ये बात मान के चले आप कि इस चुनाव में वेव कोई नहीं है जो डिसर्नेबल हो, जो साफ साफ दिखाई दे रहा हो, ऐसे में एनालिसिस थोड़ा और डीप करनी पड़ेगी। कई होते हैं वेव ना होने पे जो डॉर्मेंट होते हैं, सोशली वोकल नहीं होते, पान नहीं खाते चौराहे पे, चाय नहीं पीते हैं, एक वो सेक्शन होता है, वो वोट तो देता है लेकिन चौराहे पे घूम घूम के हल्ला नहीं करता, तो एक वो सेक्शन है। दूसरा ये है कि अगर आप मुसलमानों को लें तो एक जो साइकोसिस जो वर्क करती है वो बहुत बेसिक है, और वो है उनको अपनी सुरक्षा। ये बहुत साफ एक चीज़ है, आप कुछ भी कह लें डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लेकिन मुसलमान माइनॉरिटी में अपनी सुरक्षा वो चाहता है और इसके लिए वो चुनाव करता है। ये बात सही है कि एंटी इनकम्बेंसी को काफ़ी न्यूट्रलाइज किया अखिलेश यादव ने बाद के 6 महीने में अपने ही घर के लोगों से लड़के, लेकिन कितना न्यूट्रलाइज किया? क्या वो इतना न्यूट्रलाइज हो गया है कि जो 4.5 साल का लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति उसको खत्म किया? अभी हाल में एक एमएलए ने जिसपे गैंग रेप का आरोप था, उस जो आरोपी थी उस महिला की हत्या हो गई और आरोप लगा उस एमएलए पे। ये सब चीजें जब आती है तो कहीं ना कहीं हॉन्ट करती हैं। चलिए देखना होगा कि वो जो पूरा फैमिली ड्रामा था वो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को भुला पाएगा। यहाँ पर यूपी के रण में दूसरे दौर के मतदान पर सभी दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। शाइना जी, आलोक शर्मा जी कह रहे थे कि इस इलाके में तो आपका प्रदर्शन पहले भी खराब रहा था और इस बार तो आप दहाई का अंक भी छू जाएं, यह गनीमत रहेगी। क्या कहेंगे आप इन्हें? विश्लेषण कर रहे हैं आंकड़े के ऊपर, क्योंकि शायद उनका जो डब्बा गुल हुआ है उसके प्रति वो टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी को एक ही चीज़ और एक ही लक्ष्य है, वो है प्रगति प्रगति प्रगति। और जो यूपी में सही मायने में समाजवादी पार्टी को कुछ अच्छा काम करना था तो सबसे पहले वो देखते कि यूपी में महिला सुरक्षित है। जिस ढंग से ये बलात्कार पे पता चलता है कि कौन से एमएलए कौन से दल भागीदार थे या जिन्होंने करवाया था, मुझे लगता है इससे गंभीर मुद्दा आज नहीं हो सकता है। चलिए आलोक जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेके देखिए एक सेकंड मुझे सिर्फ ये कहना है, गाड़ियों से जो लोग अभी भी सीढ़ियां निकल रही हैं और जिसने क्या कराया वो पूरा देश जानता है। आज का मुद्दा जो है वो मुद्दा केवल ये है कि मोदी साहब आज कह रहे हैं कि मैं किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा। क्यों भाई, आप 3 साल से बैठे हुए अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को क्या मिलेगा वो बजट से गायब कर दिया आपने। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड 300 गुना रेट बढ़ा दिया आपने। गेहूं के ऊपर से एक्साइज ड्यूटी घटा दी। किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ गई। आप बताइए ना, आपने किसानों के लिए क्या किया है? आज आप किस मुंह से वायदे कर रहे हैं?
मोदी साहब देश को सपनों में चलिए, अच्छे दिन के सपने दिखा रहे हैं। 3 करोड़ लोग बेरोजगार जहाँ इस सब के बीच में आप ये बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि आप वापसी करेंगे, आपने इतने काम किए हैं, आपका काम बोलेगा, तो टक्कर ऐसा लग रहा है अखिलेश जी बार बार सिर्फ बीजेपी का नाम ले रहे हैं, कहीं मायावती जी को कम करके तो नहीं आंक रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं कमाल फारूकी जी बैठे हैं, उन्होंने एक बात कही, मैं बता दूं कि उन्होंने बताया कि मायावती ने बहुत मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं इसलिए उनको वोट मुस्लिम ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बाअदब ये बताना चाहता हूं कि सेकंड फेज के चुनाव में 25 सीट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को दिया है और 26 मायावती जी ने दिया है। 54 ऐसे सीटों पर हमारे जहाँ विधायक हैं जी, काम बोलिए ना, धर्म 54 ऐसे सीटों पे नहीं, पूरी बात तो सुन लीजिए, अगर गलत कोई बात कह रहा है तो उसका जवाब तो हम दे दें। 54 ऐसी सीटों पे जहां हमारे जीते हुए उम्मीदवार हैं, वहां मायावती जी ने जानबूझ के ऐसे उम्मीदवार मुस्लिम खड़े किए हैं जिससे कि हमारी स्थिति खराब हो। खैर, मैं उन चीजों पे नहीं जाता। आपने कहा कि काम बोलता है, आप तो कह रहे हैं कि नहीं, ये मायावती चाहती है इसलिए कि समाजवादी आपके स्थिति खराब हो गई, विरोधी ये नहीं चाहेगा तो क्या आपकी जीत की कामना करेगा? जी, आपने सही सवाल। नहीं, मायावती जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी से अंदर से मिली हुई है, इसलिए इस तरीके की बात कर रही है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो आपने कहा काम बोलता है उस पर मैं कहने जा रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब भाषण देने के लिए शुरू होते हैं तो पहले अपना जो विकास किए हैं उसको बताते हैं, दूसरे चरण में जो उनको करना है उसको बताते हैं, तीसरे चरण में जो मोदी जी चौथा बजट पेश कर चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं किया, और मायावती या फिर अच्छे दिन का सपना बोलेगा या फिर कोई डार्क हॉर्स साबित होगा, ये तो 11 तारीख को पता होगा। लेकिन इस दंगल में लड़ाई बेहद दिलचस्प है। आप सभी चर्चा में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।